तो हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा अभी जस्ट, है ना। एक समय t इक्वल टू 0 पर सर्किट स्विच ऑन करा था और एक टाइम बीते उसको वापस स्विच ऑफ कर दिया। तो पहले स्विच ऑन करते समय इंडक्टर में करंट बढ़ रहा होगा, उसके करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा था इंडक्टर के, तो करंट पहले ग्रोथ ऑफ करंट जैसे बढ़ा उसके बाद सर्किट में डिके ऑफ करंट वाला ग्राफ आया। क्या क्वेश्चन ये आया ना, तो उसको बताइए आया कि नहीं आया। क्लियर है। यस क्लियर है, सर। वेरी गुड। तो अब हम Yes, थोड़े से sir. और तरह के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमने जैसे आरसी सर्किट में स्टेडी स्टेट समझी थी ना, वैसे इस एलआर सर्किट में भी स्टेडी स्टेट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एलआर सर्किट में भी स्टेडी स्टेट के क्वेश्चन आते हैं। इंडक्टर में इनफाइनाइट टाइम बाद देखिए जाए, अगर बहुत लंबे समय बाद देखा जाए तो क्या होता है। करंट का जो ये इक्वेशन होती है अपने भी पढ़ रखी है, ई को इंफिनिटी डालेंगे तो ये वाला करंट आ जाता है ना, ई बाय आर। वो ऐसा है ना जैसे कि इंडक्टर वायर है, तो सर्किट में जो करंट है वो आ जाएगा, है ना। अगर आप देखो टी को इंफिनिटी डाल दो, टी को इंफिनिटी डाल दो तो यहाँ करंट डी बाय आर आ रहा है। डी बाय आर ऐसा करंट है, जब इस इंडक्टर को वायर जैसा मानेंगे तो करंट आएगा। तो इनफाइनाइट टाइम बाद सर्किट में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाता है। मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया तो अपन क्या बोलेंगे कि इंडक्टर कैसा बिहेव करती है, वायर जैसा। तो अगर आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जाए स्टेडी स्टेट वाला है और उसको पूछा जाए कि स्टेडी स्टेट में करंट वरंट क्या है, तो इंडक्टर को वायर जैसा बना लो और जब इसका ओपन सर्किट होता था इनफाइनाइट टाइम बाद, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट का वायर बनता है, ये फर्क है। तो ये स्टेडी स्टेट जो इंडक्टर होती है इससे आपको क्या मान लेना है, जस्ट एक शॉर्ट सर्किट वायर, जैसे एक वायर बना है। ठीक है, स्टेडी स्टेट इंडक्टर वायर जैसा बिहेव करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका क्वेश्चन बहुत आसान है, स्टेडी स्टेट का करंट बहुत आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, शुरुआत में करंट पूछा जाए, जब शिफ्टिंग करी तब का करंट पूछा जाए, तो एट टाइम जस्ट आफ्टर शिफ्टिंग, सर्किट में कोई शिफ्ट करा है, कोई स्विच ऑन करा है, कोई स्विच ऑफ करा है, कुछ भी करा है, कोई चीज को शिफ्ट करा है, उसके जस्ट बाद का कुछ पूछा है, तो उस समय क्या करना है, इंडक्टर में पहले क्या करंट है ये देखो। जब आपको जस्ट शिफ्टिंग के बाद कुछ पूछा जाए तो फाइंड करंट इन इंडक्टर जस्ट बिफोर शिफ्टिंग। जो भी चीज शिफ्ट करिए उसको शिफ्ट करने से जस्ट पहले क्या करंट था वो ढूंढो, वही करंट इंडक्टर में मेंटेन होगा जस्ट आफ्टर भी, क्योंकि इंडक्टर अचानक से करंट को बढ़ने नहीं देना चाहती है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि इंडक्टर्स क्या करती है कि करंट के चेंज का अपोज करती है, दे ट्राई टू रेजिस्ट चेंज ऑफ करंट। तो जस्ट पहले जो करंट था जस्ट बाद में वही करंट मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो बस ऐसे क्वेश्चन में जिसमें जस्ट आफ्टर का पूछा जाए तो आपको पहली चीज क्या निकालना चाहिए, आपको करंट निकालना चाहिए जस्ट पहले क्या है, जस्ट आफ्टर वही करंट होगा, जस्ट आफ्टर करंट इन इंडक्टर विल बी सेम। चलो पहले तो क्या लिखा है मैंने ये समझ में आया क्या, इसको क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे अपन अभी, पर लिखा क्या है ये क्लियर है क्या। Yes, sir. सभी को चलो यस सर। डिवोटी और श्री राम को भी Yes, समझ में sir. आया। हाँ, तो राम भक्त आपका नाम लिखो ना आप यार, सभी राम भक्त है, तो हर कोई भगवान का भक्ति होता है। स्टेडी स्टेट और इनफाइनाइट टाइम, सॉरी जस्ट शिफ्टिंग के बाद की सिचुएशन, जस्ट शिफ्टिंग के बाद की सिचुएशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू देखते अपन, क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन समझते हैं अपन, है ना। बैटरी रजिस्टर यहाँ पर एक स्विच दे दिया, फिर यहाँ पर एक इंडक्टर दे देता हूँ, ये एक और बैटरी दे दी और ये एक और रजिस्टर दे दिया। ठीक है, बैटरी का ईएमएफ इसका अपन दे देते हैं ई, रेजिस्टेंस यहाँ हुआ, उस बैटरी का ईएमएफ दूंगी, रेजिस्टेंस आर, और ये इंडक्टर है। मैंने बोल दिया सर्किट स्टेडी स्टेट, यहाँ कुछ कहा ही नहीं, ये स्विच ओपन है और यहाँ कुछ स्विचिंग नहीं, तो ऑफ कोर्स इस सर्किट में करंट आ ही रहा होगा। मैंने पूछा इंडक्टर में करंट क्या होगा, पहला क्वेश्चन मेरा फाइंड करंट इन इंडक्टर।
फाइंड करंट इन इंडक्टर। जवाब दीजिए, करंट क्या आएगा इंडक्टर का? आंसर आ रहा है मेरे पास 2E/R, बिल्कुल सही। ये चीज तो ओपन है तो इधर से तो कोई करंट आएगा नहीं। ये वायर जैसा बिहेव कर रही है, ऐसा मानना है आपको कि वायर है। अगर ये वायर है तो 2E का ईएमएफ और R जिस तरीके से सर्किट में दिखेगा, ये तो वायर है। इंडक्टर को वायर मानना है, जब हमको सर्किट में स्टेडी स्टेट का बोला जाए तो इंडक्टर को वायर जैसा मानते हैं, तो ये वायर है। ये एक लूप दिख रहा है जिसमें इधर तो वायर है और एक 2E ईएमएफ और रेजिस्टर R है। तो अपन को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है, सिंपल सा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस करंट बोल दो। इस समय का जो करंट आना चाहिए था वो आना चाहिए था 2E/R। इस समय का करंट आना चाहिए था 2E/R। ठीक है, तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अब मैंने स्विच ऑन कर दिया। फाइंड करंट इन cell just after switch is on। ये स्विच को ना मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, इस स्विच को मैं ऑन कर रहा हूँ, तो इसको ऑन करते से ही इसमें करंट क्या आएगा ये बता। जैसे इसको ऑन करूंगा तो इसमें करंट क्या आ जाएगा आपको बता, बताइए, करिए कोशिश। जस्ट स्विच ऑन करेंगे स्विच को तो उसके बाद इस बैटरी ईएमएफ ई में करंट दिखता है, बताइए। अमन का आंसर क्या है? वेरी गुड अमन। मैंने वैसे बैटरी में पूछा है करंट, हाँ इंडक्टर में नहीं पूछा है, इसका ध्यान रखना। चलो सॉल्व करते हैं। हमें पूछा क्या है कि इस सेल में कितना करंट आएगा, ईएमएफ में कितना सेल करंट आएगा जब स्विच को जस्ट ऑन करेंगे। तो हमें ये नहीं पता अभी कितना करंट आएगा, कुछ मान लो ना, वो सर्किट बनाओ। तो सर सॉल्यूशन देखते हैं अपन। मैं सर्किट को ज्यादा इलेक्ट्रिक तरह से बना देता हूँ मैं। तो सर्किट मैंने बनाया है, यहाँ पे बैटरी है, तो ईएमएफ की रेजिस्टर आर है, ईएमएफ का सेल है, यहाँ पे ईएमएफ का रेजिस्टेंस को आर ना। सबसे पहले मैंने सर्किट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इंडक्टर को देखो, इंडक्टर में जस्ट हमें पूछा क्या क्वेश्चन की जस्ट आफ्टर स्विच ऑन के बारे में करंट पूछा है। तो जस्ट पहले और जस्ट बाद में इंडक्टर का करंट सेम रहता है। इस स्विच ऑन करने के जस्ट पहले इंडक्टर का करंट कितना 2E/R था, है ना। इस स्विच को ऑन करने के जस्ट पहले ये सर्किट में करंट कितना था 2E/R था। तो अभी भी इस इंडक्टर में वही करंट होना चाहिए, अभी भी इस इंडक्टर में वही करंट होना चाहिए। इस इंडक्टर का करंट मुझे कंफर्म है कि यही होना चाहिए, क्योंकि जस्ट पहले और जस्ट बाद का इंडक्टर करंट बदलता है। ये देखो लिखा भी था, जस्ट आफ्टर करंट इन इंडक्टर विल बी सेम जो पहले था। तो जस्ट इस स्विच को ऑन करने से पहले यहाँ का करंट था 2E/R, तो अभी भी 2E/R होगा, ठीक है। हाँ, हमें इस वाले सेल से करंट पूछा है, मान लेते हैं यहाँ करंट आई है, तो करंट ऐसा अगर आई आया इधर 2E/R गया तो यहाँ जाएगा I माइनस 2E/R, है ना। अगर मैं किरचॉफ लॉ से सोचूं, यहाँ से अगर मान लीजिए करंट आई आ रहा है तो यहाँ जाना चाहिए था I माइनस 2E/R, इसमें 2E/R गया तो मैं समझना चाहिए, है ना। अब मुझे आई निकालना है, आई एक वेरिएबल है, लेकिन मतलब सर्किट में तो दिख रहा है, सर्किट में किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं ना। इस सर्किट में किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं। मैं इस लूप में अगर किरचॉफ लॉ लगाऊंगा तो आप फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर में कुछ ईएमएफ भी हो सकता है ना। फिर से सुनिए, इस वाले लूप में किरचॉफ लॉ लगाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि इसमें कुछ ईएमएफ भी हो सकता है इंडक्टर में जो आपको नहीं पता, इसलिए इसमें मत लगाना। पूरे लूप में लगाओ, पूरे लूप में लगा लीजिए। पूरे लूप में देखो कोई इंडक्टर नहीं है तो उसमें आपको इंडक्टर की ईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। Yes, sir. बाय किरचॉफ लॉ और बाय केवीएल इन कंप्लीट लूप। यहाँ पे सॉल्व करके 2R रेजिस्टेंस में चलते हैं, I करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपन करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है,
2r into I का ड्रॉप होगा, तो बैटरी की डायरेक्शन में प्लस ई हो जाएगा। यहाँ गए बैटरी से उल्टा गए माइनस 2e, तो रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना अपन, तो r माइनस में r into करंट आएगा r I माइनस 2e by r। किरचॉफ लॉ की इक्वेशन लगा दी, बस सिंगल इक्वेशन है, सॉल्व करके आई निकालना है, निकाल लीजिए इसको सॉल्व करके। ये माइनस 2r आई, यहाँ पे भी माइनस r आई, माइनस 3r आई हो जाएगा, प्लस e माइनस 2e प्लस e माइनस 2e विल बी माइनस e, माइनस r को अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और r का मल्टीप्लाई होके 2e हो जाएगा, 2e माइनस e यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस e, ये e r को उधर ले आते हैं तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा। ये i की वैल्यू कितनी आ रही है, e by 3r, ये आ रहा है i की वैल्यू e by 3r। समझे क्वेश्चन? सर इसे इक्विवेलेंट सर्किट बना के भी कर सकते थे ना, पैरेलल में है बैटरी और तो देखो इस बैटरी का करंट कैसे मिलता है? इक्विवेलेंट सर्किट बना के जब आप करते तो मैं इस सेल के अंदर का करंट कैसे निकालता? वो तो आप दो सेल को एक ही बना देते, तो मुझे ये अकेला सेल दिखता ही नहीं ना फिर। यस सर। ठीक है ना, तो ऐसे करोगे तो सेल के अंदर का करंट पता ही नहीं चलेगा आपको। चलो सभी बच्चे समझिए अच्छे से कि मैंने क्या करा है, मैंने जो लिखा है वही करा था। मैंने क्या करा है कि एट टाइम जस्ट आफ्टर शिफ्टिंग फाइंड करंट इन इंडक्टर जस्ट बिफोर शिफ्टिंग, इस स्विच को शिफ्ट करने की जस्ट पहले यहाँ का करंट क्या है वो ढूंढना है, वो तो आपने पहले पार्ट में निकाला था 2e बार, तो आप वही करंट मैंने बाद में भी बना दिया, लिखा है ना जस्ट आफ्टर करंट इन इंडक्टर विल बी सेट, तो इंडक्टर करंट वही बना दिया। उसके बाद जिसका मुझे करंट पूछा है वो वेरिएबल है, तो मैंने उसको वेरिएबल मान के भाई सर्किट दिख रहा है, सर्किट सॉल्विंग कर दी अपन ने, करंट इसमें पड़ा अपन सर्किट सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो ये करंट आई था, फिर वो अपने किरचॉफ लॉ वगैरह लगा लो के सॉल्व कर जाएगी। समझिए, कुछ दिक्कत है तो बताइए, और आपके जो आंसर्स आए थे वो गलत क्यों है बताइए। अमन आपका आंसर गलत क्यों है, सुमित आपका आंसर गलत क्यों है बताइए। अमन वो आपने मैंने क्या करा मिक्स था? ही किया था दोनों, बैटरी को हाँ और उसको मिक्स कर दिया था सर। मिक्स कर दिया, तो मिक्स क्यों मिक्स कर करा? दिया था। हाँ मिक्स करने से क्या समस्या हो रही है कि अपन बैटरी के अंदर का करंट कैसे बताएंगे, जब दो बैटरी को तुम एक ही यस बना सर। दिया तो फिर उसके अंदर जो दूसरी सेल्स अलग अलग दिखेंगे नहीं ना तुमको। चलिए यस सर। ठीक है, और अमन आपका आंसर गलत क्यों हुआ? सर वो लास्ट वाले का भेजा हुआ था। अच्छा लास्ट का आंसर, ठीक है ओके बच्चे, चलिए आगे क्या समझ में सके, अभी तक आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो थर्ड पार्ट, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये चीज को ऑन करा था ना अपन ने सेकंड पार्ट में, अब ऑन करके बहुत देर हो चुकी है ना। फाइंड करंट इन 2p cell after long time of switch on, which is shifted। स्विच को शिफ्ट करने में बहुत समय हो चुका है, ये स्विच जो बंद करा था उसको बंद करने में बहुत समय हो चुका है, सेकेंड पार्ट में से बंद करा था वो बंद होते होते बहुत देर हो गई। ठीक है, अब बता रहे हैं कि सुई ईएमएफ में करंट कितना आ रहा, बताओ। वो 2e वाले सेल में करंट कितना बताना, चलिए कैसे करना है सब पता है आपको। सुमित का एक आंसर आया, चेक करेंगे सुमित अभी, बाकी तो भी करना मुझसे। चलो अब आपसे पूछा जो है निकालते हैं अपन,
हमसे पूछा है कि सुई सेल में कितना करंट आ रहा होगा बहुत लंबे समय बाद, और ये स्विच ऑन था। हाँ, तो अब जो सर्किट दिखेगा हमें अगले पार्ट में, थर्ड पार्ट में, तो सर्किट तो यही है। इंडक्टर को कैसा दिखाओ बताओ, इंडक्टर को किस तरह से शो करो बताओ। वायर की तरफ। वायर जैसा, बिल्कुल सही। इंडक्टर अब वायर बन जाएगी ना, क्योंकि बहुत समय उसका है ना, तो इंडक्टर वायर बना दो। जब इंडक्टर मैंने वायर बना दी तो अब सर्किट सॉल्व करना बहुत आसान हो गया आपके लिए। देखो ये ई और ये 2R, आपसे यहाँ का करंट पूछा है इस 2E वाले में, तो एक काम करते हैं, यहाँ का करंट मान लेते हैं। एक तरीका, यहाँ का करंट कुछ मान लो I, और इसमें केवीएल की इक्वेशन लगा दो। देखो इस वाले लूप में केवीएल लगा लेते हैं इसमें, तो देखो यहाँ से R में ऊपर जाऊंगा तो -IR, ईएमएफ को क्रॉस करूंगा तो +2E, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 0 इक्वल टू 0। समझे? तो देखो ये I क्या आ गया, 2E/R आ गया। देखो आ रहा है। सर समझ में आया मैंने क्या करा? तो इसका Yes, करंट पूछा है तो इसका करंट मान लिया, और ये मेरे को एक लूप दिखा, इस लूप में केवीएल की इक्वेशन लगा दी तो आ गया। सर्किट सॉल्व करते केवीएल से कर दिया सॉल्व, आ गया आंसर। सर हम ऐसा तो कह सकते हैं क्या कि जो E और 2R वाला रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट हो गया? E और 2R वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, यस सर। दोनों शॉर्ट है ना एक तरह से। यस सर, हो तो दोनों ही रहे, 2E में तो फिर शॉर्ट करके करोगे क्या, मतलब करना क्या चाह रहे हो उसके बाद? नहीं कुछ नहीं सर, फिर वो उसको देखेंगे ही नहीं सर्किट में, करेंगे तो ऐसे ही जैसे आपने किया। आप नहीं देखोगे तो भी इक्वेशन बनेगी, नहीं देखोगे तो इक्वेशन ये बराबर, आप ये बोलोगे ना कि 2E एमएफ और R रेजिस्टर डिवाइड कर दिया, करंट आ गया। सही है। तो कमलेश, विकास, बताइए क्या हुआ, आपका आंसर गलत क्यों आया? सर मैंने इंडक्टर में निकाल दिया था करंट। हाँ, इंडक्टर का पूछा ही नहीं मैंने तो सेल का पूछा है ना, बिल्कुल सही। और सर किरचॉफ लॉ जो है, सर किरचॉफ लॉ जो है, किरचॉफ लॉ पूरे पूरे लूप में लगा दिया था सर। पूरे लूप में कॉन्सेप्ट लगा तो दिया, यही लगाया था वो। तो पूरे लूप में लगाया तो ये यहाँ का करंट तो बदल जाएगा ना। यस यहाँ सर, करंट वो जल्दी थोड़ी कि आई आएगा, है ना। यस सर, हाँ यस सर। चलिए ठीक है, तो अपनी गलतियों से सीखिए कि क्या गलतियां हो रही है और सही तरीका समझिए। तो ये अपन ने देखा इलाज सर्किट के क्वेश्चंस। अब इलाज सर्किट में काफी चीजें देख ली अपन ने, तो बस इतना ही अपन रुकते हैं। अब आगे की चीज स्टार्ट करते हैं अपन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो नेक्स्ट चीज लिखे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। देखो हमने क्वेश्चन करा था, एक वायर है इसमें करंट है आई, और उसके पास में यहाँ पर एक लूप था जिससे शायद मैंने फ्लक्स फ्लक्स पूछा था। याद है जब फ्लक्स निकलवाया था तो शुरू में क्वेश्चन करवाया था आपको एक, कि एक वायर है जिसमें करंट आई है, उसके पास में कोई लूप जैसा रख दिया है, इस लूप से कितना फ्लक्स जा रहा है, इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकालना पड़ रहा था यहाँ पे। बताओ याद आ रहा है क्या, करा था क्या ऐसा क्वेश्चन? यस सर। यस सर। है ना। यस सर। हाँ, तो ये जो वायर है इसके करंट से इस वाले लूप में फ्लक्स आ रहा है ना? इस लूप को सेकंड नंबर लूप बोले, इस वायर को फर्स्ट नंबर का वायर बोले, तो किसी दूसरे सर्किट मतलब फर्स्ट वायर की वजह से किसी दूसरे लूप सेकंड लूप के अंदर फ्लक्स आ रहा है, इसकी वजह से इसका फ्लक्स लिंक है, तो इसके करंट के बदलाव से इसके करंट के चेंज से इसका फ्लक्स भी चेंज होगा, इसमें ईएमएफ भी आएगा। बस यही फिनोमेना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब दो चीजों के बीच का, आपस का, है ना। जब दो सर्किट आसपास हो, तो किसी एक सर्किट में करंट की चेंज होने से दूसरे सर्किट के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ सकता है, किसी एक सर्किट के करंट की वजह से दूसरे में फ्लक्स लिंक हो सकता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। तो फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकंड लूप ड्यू टू करंट, इस फिनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। बात समझ में आ रही है? लिख सकते हो आप इसको। Yes, sir. When two circuits are close by, दो सर्किट आसपास हो,
then due to current in one, some flux will be associated with the second. This phenomena is mutual induction. लिखिए लिखिए चलो ये अपन ने समझा म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है। अब देखो सेल्फ इंडक्शन में अपन ने लिखा था कि खुद का फ्लक्स खुद के करंट पे डिपेंडेंट होता है और वहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अपन ने एल नाम दिया था। म्यूचुअल इंडक्शन में उसका नाम देते हैं एम, सेकंड का फ्लक्स इज सम कांस्टेंट एम करंट इन फर्स्ट। तो ये एम कांस्टेंट अभी फिलहाल फ्लक्स सेकंड का लिख रहे हैं, करंट फर्स्ट का लिख रहे हैं, इसलिए तो मैंने लिख दिया m21। अगर मैं फ्लक्स फर्स्ट का लिखूं करंट सेकंड का तो इसे बोलते हैं m12। ठीक है, फ्लक्स फर्स्ट लूप का लिखे ड्यू टू करंट इन सेकंड लूप, यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाते हैं उसे बोलते हैं m12। अब पहले की वजह से दूसरे में फ्लक्स आ रहा है और दूसरे की वजह से पहले में भी फ्लक्स आ रहा है, दोनों में आपस में जो लिंकेज होगी, जो फ्लक्स की लिंकेज होना चाहिए वो तो सिमिलर होना चाहिए ना भाई। जितना पहले की वजह से दूसरे में इंडक्शन हो रहा है उतना दूसरे की वजह से पहले में भी तो होना चाहिए, लॉजिकल बात है। तो जो M12 और M21 है वो आते हैं इक्वल, M12 और M21 ये आते हैं इक्वल, इसमें तो म्यूचुअल चीज है दोनों के आपस में। फर्स्ट की वजह से सेकंड है, सेकंड की वजह से फर्स्ट, इक्वल लिंकेज होना चाहिए, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट सेम आता है। M को क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। M को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो यूनिट वो सब तो सेम ही हो जाएगा, ये भी फ्लक्स अपॉन करंट ही है M, तो इसका यूनिट भी हेनरी होता है, डायमेंशन भी वही आ जाएगी जो L की डायमेंशन, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ चीज है। बताइए M क्या होता है, समझ में आ रहा है? व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से ईएमएफ भी आ सकता है, तो ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड इन द लूप 2 ड्यू टू 1 इफ करंट इन वन इज चेंजिंग। हम ईएमएफ को लिख सकते हैं माइनस d∅dt, और d∅dt यहां का डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा m21 di1dt। तो पहले सर्किट के करंट के चेंज होने से सेकंड ईएमएफ आ जाएगा। इसी तरह से ईएमएफ आ सकता है फर्स्ट में ड्यू टू 2, तो लिखेंगे माइनस m12 di2 ना, तो ये सब तो फैराडेज लॉ से लिखा हुआ है। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आया म्यूचुअल इंडक्शन का? Yes, sir. यस सर। पर अगर पहले वाले में ज्यादा करंट देंगे और दूसरे में कम तो भी म्यूचुअल दोनों का सेम रहेगा। हाँ, ये कोफिशिएंट जो होता है ना, ये m, ये कांस्टेंट सेम आता है, ये कांस्टेंट करंट पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो अपना अगला पॉइंट था। m किस चीज पे डिपेंड करता है? m डिपेंड्स ऑन पहले चीज साइज, शेप, ये लूप कैसे है, कितने बड़े हैं उस पर डिपेंड करेगा, साइज कितना उनका, शेप एक सर्कुलर लूप है कि ट्रायंगुलर लूप है, कैसा लूप है दिखने में, तो शेप पे डिपेंड करेगा। तीसरा, दोनों लूप के बीच का मीडियम क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, मीडियम से क्या होता है कि वेटिलिटी बढ़ सकती है, तो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। चौथा, दोनों लूप कितना अच्छे से रखे हुए एक दूसरे के आसपास, मतलब कि कितना एक की वजह से दूसरे में फ्लक्स लिंक हो पा रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन मतलब कि एक का फ्लक्स दूसरे से कितना अच्छे से लिंक हो रहा है, या फ्लक्स लिंकेज बोल दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये ओरिएंटेशन का मतलब समझाता हूं मैं। पहले तो ये बाकी चीजें आ गई, क्या साइज समझ में आया भाई? ऑफ कोर्स लूप ज्यादा बड़ा है या ज्यादा छोटा है तो एरिया चेंज होगा, करंट वरेंट भी हो सकता है, करंट से जो फ्लक्स, करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो बदल जाए, तो साइज पे डिपेंड करेगा। शेप भी करना चाहिए क्योंकि सर्कुलर एरिया और स्क्वायर एरिया में फर्क होता है, तो फ्लक्स भी फर्क करेगा। मीडियम तो आप समझते हैं कि बीच का मीडियम बदल दो तो मैग्नेटिक फील्ड बदलती है। अभी ओरिएंटेशन को समझते हैं। देखो एक मेरे पास एक बड़ा सा लूप है, उस बड़े से लूप के सेंटर में छोटा सा लूप रखते हैं,
बड़े से लूप के सेंटर पे छोटा सा लूप रखना है ना। बड़े लूप की रेडियस मान लीजिए बी थी, छोटे लूप की रेडियस मान लीजिए ए थी, और जो बी था वो बड़ा है ए से। मान लेते बड़े बड़े के करंट स्विच कराना है, तो बड़े के करंट से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना। कितनी फील्ड आती है सेंटर पे बताओ। यू नॉट आई बाई 2 है। 2 आर आई है ना। मान लो इसमें टर्म्स की है, इसमें n1 टर्म्स है और बीच वाले लूप में n2 टर्म्स है। तो बड़े लूप में n1 टर्म्स है तो उसकी फील्ड n1 टाइम आएगी सेंटर पे। सही है क्या, है ना। मैं लिखा है Yes, sir. नॉट आई बाय 2b इनटू n1। अब ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर है। अब ये मैं b को बहुत छोटा लूं, सॉरी a को बहुत छोटा लूं, अगर a बहुत छोटा हो तो मैं मान सकता हूं इसके पूरी एरिया से यही वाली फील्ड है ना। इसको बोल सकता हूं फ्लक्स टू ईस्टर्न। जो एक टर्न से फ्लक्स आएगा वो आएगा एरिया एरिया हो जाएगा पाई a स्क्वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज म्यू नॉट n1 बाय 2b। समझिए सही लिखा है क्या। मैंने मैग्नेटिक फील्ड को मान लिया क्योंकि ये रेडियस बहुत छोटी है इस छोटे से लूप की, तो इसके एरिया पे लगभग यूनिफॉर्म ही फील्ड होगी, लगभग फील्ड वही होगी जो सेंटर वाली होती है। कोई भी डाउट इसमें। टोटल फ्लक्स क्या होगा छोटे लूप से बताओ। पर n2 से मल्टीप्लाई कर। वेरी गुड, n2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा म्यू नॉट n1 n2 पाई a स्क्वायर अपॉन 2b इनटू 1। करंट फर्स्ट लूप में बनाया प्लस सेकंड लूप का निकाला, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट आ रहा है बीच में जो चीज है वो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट है। यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट हमें मिल गया म्यू नॉट n1 n2 पाई a स्क्वायर बाय 2b। ये आ गया म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। तो दो सर्कुलर लूप के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट निकाला मैंने ये, ठीक है। लेकिन समझो एक चीज, मान लो अब ये जो लूप है ना वो ऐसा नहीं होता कि एक के दूसरे के प्लेन दोनों एक ही प्लेन में। मान लो कि छोटा लूप को मैं थोड़ा सा बाहर रख देता ऐसा, बड़े लूप और छोटे लूप को है ना ऐसा बाहर रख दिया, एक प्लेन में नहीं है, थोड़ा सा खिसका दिया, ठीक है। अब इनके बीच की डिस्टेंस है चार्ज कुछ x, ये x मान लेते हैं कि सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस x है। मतलब बड़े लूप के करंट से जहां फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगी वो बदल जाएगी ना। यस सर। कितनी होगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट बाय 4/2 बड़े लूप का करंट इनटू बड़े लूप का एरिया पाई b स्क्वायर ना b रेडियस है हां अपॉन रूट ओवर 4 पाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। मुझे ऐसा याद है यस सर। यस सर। है ना। तो ये फील्ड आएगी यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिट है ना n1 प्लस से स्केलर, तो n1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहाँ पर b। तो छोटे लूप के एक टर्न से फ्लक्स निकाल के उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करें तो छोटे लूप से टोटल फ्लक्स जो अब आएगा वो आएगा नंबर ऑफ टर्न उसमें n2 और एक टर्न का फ्लक्स, एक टर्न का फ्लक्स लिखेंगे b इनटू एरिया, है ना। ये b इनटू एरिया कर b नॉट बाय 4 पावर इनटू 2 पाई से नीचे 2 कर दूंगा मैं i b स्क्वायर n1 डिवाइड बाय b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू छोटे लूप का एरिया बाय a स्क्वायर। ये आ गया फ्लक्स छोटे लूप से। आप आई हटाओ तो म्यूचुअल इंडक्शन दिखने लग गया यहाँ। अब की बार म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू आ रही है नॉट बाय 2 पाई n1 n2 b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। देख रहे हो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ही बदल गया। मैंने ये तो अभी दो ही लूप है ना, सर्कुलर लूप ही ना दोनों, तो मैंने ओरिएंटेशन चेंज करा इनका, मतलब बड़े लूप के सेंटर पे रखने के बदले उसको थोड़ा सा आगे लिख गया, तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन ही बदल गया। अरे समझ में। यस यस सर। है ना। और अपन ने एक चीज और सीखी, हमने दो सर्कुलर लूप का म्यूचुअल इंडक्शन निकालना सीख लिया, म्यूचुअल इंडक्शन निकालना सीख लिया दो सर्कुलर लूप का। अरे म्यूचुअल इंडक्शन Yes, निकालना sir. हमने दो सर्कुलर Yes, लूप sir. का। अच्छा ये बीच वाला सर्कुलर लूप जो है
इसको अभी ये ऐसा केस जो सेकंड वाला है नहीं उसको फर्स्ट केस में देखते हैं। फर्स्ट केस में इसे मैं अगर घुमा देता 90 डिग्री घुमा देता 90 डिग्री घुमा देता मतलब बड़ा लूप ये और छोटा लूप जो पहले ऐसे रखा हुआ था उसको 90 डिग्री घुमा के ऐसा करते समझ रहे हो? डायग्राम बना दो यहाँ पे 90 डिग्री घुमा कर कैसा बोल रहा हूँ मैं तो ये छोटा लूप ये बड़ा लूप और ये छोटा लूप अरे समझ पीडी में लिखा होगा ये बड़ा लूप और छोटा लूप कैसा है इससे परपेंडिकुलर कैसा ये समझ में आ रहा है डायग्राम यस सर। यस सर। बड़ा लूप बड़े लूप का जो प्लेन है वो बोर्ड का प्लेन है ये बड़े लूप का प्लेन बोर्ड का प्लेन है और छोटा लूप जो है ना बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर है इसका तो बताओ अब क्या आता है इनका म्यूचुअल इंडक्शन 0 सर। जीरो आता वेरी गुड जीरो आता क्यों क्यों सर क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल हो जाएगा ना बहुत बढ़िया तो फ्लक्स तो 0 हो जाएगा। वेरी गुड बड़े लूप के जो फ्लक्स बनेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इधर और छोटा लूप आपने उसको ऐसा रखा है तो छोटे लूप के प्लेन में आगे फील्ड छोटे लूप का एरिया वेक्टर ऐसा है तो उससे फ्लक्स ही नहीं जाएगा तो अब म्यूचुअल इंडक्शन जीरो तो म्यूचुअल इंडक्शन ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है ये तो बता रहा था मैं आपको है ना ये तो पॉइंट है लास्ट वाला कि भाई लूप तो सेम है लेकिन ओरिएंटेशन बदल के देख रहा हूँ मैंने ऐसा रखा था उसको घुमा के ऐसा रख दिया तो फ्लक्स ही जीरो हो गया तो समझ में आया ओरिएंटेशन का मतलब क्या है यस सर। ओके चलिए अब मैंने दो सर्कुलर लूप के म्यूचुअल इंडक्शन को निकाल के बताया आपको एक बड़ा एक छोटा अब आप बताओ कि एक ट्रायंगुलर लूप हो उसके सेंटर पे एक छोटा सा सर्कुलर लूप रखा है तो बताओ इस केस का म्यूचुअल इंडक्शन क्या आएगा बताओ सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं डायग्राम हटा रहा हूँ ये नोट हो गया ना हटा दूं यस सर। हाँ मैं हटा रहा हूँ मैं तो ऐसा कुछ केस है एक ट्रायंगुलर लूप है साइड बी बोल दी इसमें m1 टर्न्स है उसके बीच में सेंटर पे एक छोटा सा लूप रखा है इसकी रेडियस b है उसमें n2 टर्न्स है तो इस केस का म्यूचुअल इंडक्शन क्या है बताओ ट्रायंगुलर लूप की एक साइड से सेंटर पे फील्ड कितनी बनेगी पहले वो निकालेंगे और ये म्यू नॉट बाय 4 पाई करंट इन द साइड आई मान लेते हैं यहाँ पे की करंट आई का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने हैं तो ट्रायंगल का ये जो वर्टेक्स से यहाँ पे जो हाइट आती है ये आती है उसकी साइड लाइन इनटू cos 30 ये 30 डिग्री होता है cos 30 है ना b cos 30 b cos 30 हो जाएगा b रूट 3 बाय 2 और ये लेंथ उसकी 1/3 होती है ये 2/3 ये 1/3 तो इनटू 1/3 करेंगे तो बाय 2 रूट 3 हो जाएगा तो b बाय 2 रूट 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई फिर दोनों कॉर्नर के एंगल का साइन
यहाँ 66 क्या आएगा, sin 60 sin 60 sin 60 √3/2 दूसरा √3/2 √3 और ये एक साइड की फिल्ड की इंटू 3 करेंगे तो ये सेंटर एक लूप की वजह से सेंटर पे फिल्ड इंटू नंबर ऑफ टर्न n1 ये टोटल ट्रायंगुलर लूप का सेंटर पे फिल्ड इंटू छोटे लूप का एरिया कर दो और ये i हटा दो तो मैग्नेटिक ये म्यूचुअल इंडक्शन आ ये आ गया मुझे नंबर ऑफ टर्न इन द ट्रायंगुलर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखी हुई है ये 3 क्यों करा मैंने क्योंकि 3 साइड है और ये क्या लिखा है ये किसी एक साइड की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एक साइड पे सेंटर मैग्नेटिक फील्ड ये आई लिखा था जो हटा चुका हूं मैं क्योंकि m निकालने के लिए पाई बाय आई करने वाला था ना पाई हटा दिया फिर इनटू वो छोटे लूप का एरिया मल्टीप्लाई करा ऐसे छोटे लूप के नंबर ऑफ टर्न भी मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे इनटू क्योंकि एक टर्न से प्लस से दो इनटू मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा तो ये √3 हो गया 9 हो जाएगा 9/2 पाई है ना 9/2 पाई आ रहा है नीचे b दिख रहा है एक पाई मिस हाँ एक पाई मिस कर दिया हमारा आपने बेटा पाई कैंसिल हो जाएगा ऊपर से सॉरी सॉरी 7 सही है 2 रह जाता सर। हाँ नीचे 2 पाई आएगा लेकिन मतलब 4 पाई लिखा है यस सर। हाँ वो छोटी सी गलती है आपकी बात तो ठीक है तो आया क्या सबको सर वहाँ आपने √3 क्यों लिखा है सर? sin phi1 + phi2 होता है ना तो 30 हाँ। डिग्री में। ये कितना होगा 60। ट्रायंगल की इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक साइड सेंटर पे 120 बनाएगी तभी तो तीनों मिलके 360 बनाएगी सर मैंने वो ऊपर वाले एंगल्स ले लिए थे 30 30। हाँ, तो वहां तो ये आपको यहाँ थोड़ी फील्ड पूछिए ठीक है यस सर। चलिए बहुत बढ़िया ये क्या समझ लीजिए अच्छा ये वायर की वजह से यहाँ का फ्लक्स निकाला था ना हमने याद करो इस वायर के करंट से यहाँ का फ्लक्स निकाला था ना है ना यस सर निकाला था। हाँ बाकी बच्चे आवाज बताओ निकाला था निकाला था सर। यस सर। ठीक है और उदय करा था गए तो इसकी वजह से इसका फ्लक्स निकाला है तो इनका म्यूचुअल इंडक्शन भी तो आ गया आपके पास जो करंट है वो हटा दो तो म्यूचुअल इंडक्शन आ जाता है ना फ्लक्स बाय करंट म्यूचुअल इंडक्शन दे देगा तो इस केस का म्यूचुअल इंडक्शन भी तो आता है आपको निकालते समझे तो याद रखना वो बहुत काम की चीज है कभी कभी पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बोल देंगे कि स्क्वायर लूप में करंट है उसके पास में स्ट्रेट वायर रखा था अब स्ट्रेट वायर में कितना फ्लक्स लिंक होगा स्क्वायर लूप की वजह से इससे इसमें कितना फ्लक्स लिंक होगा ये पूछ लेंगे तो क्या करेंगे इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन जो है म्यूचुअल इंडक्शन इनटू इसका करंट वो इसका फ्लक्स है म्यूचुअल इंडक्शन इनटू एक का करंट दूसरे का फ्लक्स आ जाता है बस ये लॉजिक लगा देंगे समझे तो समझ में आया यस सर। नहीं सर नहीं है। मैंने पूछा कि छोटे लूप में करंट है उसकी वजह से इस वायर में कितना फ्लक्स लिंक होगा बताओ कुछ समझ में आया यस सर। ठीक है अब छोटे लूप के करंट से इसका फ्लक्स निकालना है तो म्यूचुअल इंडक्शन यूज कर लो म्यूचुअल इंडक्शन जो होगा इनटू इसका करंट उसका फ्लक्स दे देगा सर करंट का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा ना? करंट का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा मतलब करंट सर एम जो में होता है लूप के कारण हम वायर में निकालेंगे ना सर इसलिए। हाँ हाँ तो फ्लक्स इन वायर वो रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट इन लूप यस सर यस। जो भी करंट लूप का है वो लिख देना इसके करंट की वजह से इसका फ्लक्स लिखना है तो इनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो लिख लेना यहाँ पे क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन तो निकाल पाएंगे ना वो बताया ना अभी मैंने यस सर। चलिए तो ये हटा रहा हूँ अब एक केस हमें थोड़ी सी कभी कभी जरूरत पड़ती है वो केस लिख लेते दो सोलोनॉइड के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन
दो सोलोनॉइड के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन, दो सोलोनॉइड के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्या डायग्राम बनाया मैंने, बताओ क्या दिख रहा है डायग्राम में, क्या समझ में आ रहा है? सर एक छोटा सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर है। बहुत बढ़िया। ठीक है, छोटा सिलेंडर एक बड़ा सिलेंडर है, बिल्कुल सही। छोटे सिलेंडर की रेडियस को मान लो R1, बड़े सिलेंडर की रेडियस को मान लो, ठीक है। बड़े सिलेंडर की लेंथ ले लो L2, छोटे सिलेंडर की लेंथ है L1, है ना। अब क्या करा देखना ध्यान से, क्या करा मैंने बताओ। कॉइल लपेट दी सर उस पर। छोटे लूप पे मैंने कॉइल लपेट दी, बिल्कुल सही है ना। और दोनों सिलेंडर को एक्सेल है, बिल्कुल सही। छोटे लूप पे जो कॉइल लगती है उसके नंबर ऑफ टर्न मैंने बता दिया आपको। ये थे टोटल नंबर ऑफ टर्न N1 थे, कितने थे N1, है ना। टोटल N1 टर्न से यहाँ कितने N1, ठीक है। चलो ध्यान से समझ के जानना, देखो क्या कर रहा हूँ मैं। दूसरे सिलेंडर पे भी कॉइल लगा दी सर आपने। अरे वो दूसरे सिलेंडर पे तो मैंने कॉइल लगा दी है, दूसरे सिलेंडर को भी कॉइल से बाइंड कर रहा हूँ, अच्छे से बिल्कुल टाइटली बाइंड कर रहा हूँ, देखो इसको मैं, ठीक है। दूसरे सिलेंडर पे भी मैंने कॉइल लगाया, है ना। कितने नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे N2। छोटे की सारी चीजों को मैंने 1 लगा के लिखा है, छोटे के रेडियस को R1, लेंथ को L1 और नंबर ऑफ टर्न को N1। बड़े की लेंथ को L2, रेडियस को R2, नंबर ऑफ टर्न्स को N2। चलो मान लेते हैं बड़े में करंट फ्लो कराया था, तो छोटे से फ्लक्स लिंक आया होगा ना। बड़े में करंट फ्लो कराया तो छोटे में फ्लक्स लिंक हुआ होगा ना। यस सर। ठीक है, निकालो कितना फ्लक्स लिंक हुआ, फ्लक्स निकालो, स्मॉलर लूप मतलब ∅1 निकालो ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट इन द बिग लूप, बिग सिलेंडर, बिग सोलोनॉइड। और इससे म्यूचुअल इंडक्शन मिल जाएगा। तो आपसे मैंने बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन पूछा है, म्यूचुअल इंडक्शन निकालो इनके बीच का, करो एक बार कोशिश करो यार। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, करिए जल्दी से। क्या बात है, कोई भी आंसर नहीं आया अभी तक? डन सर। डन, बताओ फिर म्यूचुअल इंडक्शन क्या आएगा इनसे। सर म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर L1 L2। देखो बड़ी सोलेनॉइड में करंट है, उसकी वजह से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कितने मैग्नेटिक फील्ड बनती है, μ0 Ni। अब जो n होता है ना वहां पे, वो होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 है और लेंथ इसकी L2 दी थी, तो मुझे ये लिखना चाहिए था, है ना, N2/L2। तो μ0 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड से जो छोटी सोलेनॉइड है उसके हर टर्न से फ्लक्स आया, फ्लक्स इन ईच टर्न, वो आएगा एक टर्न का एरिया, हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, हाँ पाई R1 स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ इनटू मैग्नेटिक फील्ड μ0 N2/L2 इनटू करंट। ये एक टर्न का फ्लक्स है, और टोटल फ्लक्स अगर निकालना है मुझे, तो मैं नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दूं, तो छोटी सोलेनॉइड में N1 है तो N1 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगी। टोटल फ्लक्स को करंट से डिवाइड करो तो म्यूचुअल इंडक्शन मिल जाएगा। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू कितनी है, μ0 N1 N2/L2 पाई R1 स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। n की वैल्यू आ गई μ0, ये रहा μ0, तो ये N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन N2, ये आ गया म्यूचुअल इंडक्शन। बताइए आ रहा समझ में? वेरी गुड ब्रो, बहुत बढ़िया। चलो तो म्यूचुअल इंडक्शन निकाला अपन इन दो सोलेनॉइड के बीच का,
एक काम करते, एक छोटा सा काम करते, ये N2/L2 जो है ना, इसको लिख देते हैं बड़ी सोलोनॉइड के नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बड़ी सोलोनॉइड का जो है N2/L2, उसको अपन ने N2 लिख दिया, स्मॉल n2। तो वैसे छोटी सोलोनॉइड के लिए N1/L1, इसको मैंने लिख दिया N1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ म्यू नॉट ये हो जाएगा मेरे पास N1 into N2, नीचे का N2 का इससे बैलेंस किया, N1 into L1 मल्टीप्लाई करके पाई आ रहा है, इसको मिल जाएगा। देखो ये बन रहा है, देखो मेरे पास ये N1 को लिखा स्मॉल n1 L1, तो ये N1 को लिखा स्मॉल n1 L1, और ये डिवाइड जो था वो N2 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ। सोलोनॉइड का जो खुद का म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन होता है वो क्या होता है, याद करो। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सोलोनॉइड का वो होता है म्यू 0 n स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ सोलोनॉइड बाय r स्क्वायर n। याद आया कुछ? एक सिंगल सोलोनॉइड का जो सेल्फ इंडक्शन होता है ना। यस सर। यस सर। तो ये तो सेल्फ इंडक्शन होगा। अगर मैं पहली सोलोनॉइड को लिखूंगा तो यहाँ पे 1 लगा दूंगा, और दूसरी सोलोनॉइड को लिखूंगा तो 2 लगा दूंगा। ठीक है। अच्छा, इनका प्रोडक्ट करूंगा, अगर इनका प्रोडक्ट करके √2, अगर प्रोडक्ट करके √2 तो क्या आएगा, √L1 इनटू हो जाएगा म्यू नॉट N1 इनटू पाई R1 R2 इनटू L1 L2। इसे बनेगा ना, प्रोडक्ट करो L1 इनटू करो, क्या करेंगे? यस सर। ठीक है। अच्छा, कंपेयर करो, यहाँ म्यू नॉट N1 N2 लिखा है, वहां भी म्यू नॉट N1 N2 लिखा है, यहाँ पाई लिखा है, वहां भी पाई लिखा है। अच्छा, यहाँ R1 का स्क्वायर है और वहाँ R1 इनटू R2 है, क्योंकि R2 बड़ा है इसलिए ये वैल्यू जो है R1 इनटू R2 ये R1 स्क्वायर से बड़ी आएगी, है ना, क्योंकि R2 जो था वो R1 से बड़ा था। देखो, तो R1 के स्क्वायर से इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा आएगा, यस सर। है ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सिर्फ L1 लिखा है और वहाँ L1 into L2 का रूट है, क्योंकि L2 ज्यादा था तो L1 L2 का रूट जो आएगा वो L1 से ज्यादा आएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन से ज्यादा है। दिख रहा है आपको? ये म्यूचुअल इंडक्शन से ज्यादा आ रहा है। समझ में आया क्या? ये √L1 into म्यूचुअल इंडक्शन से ज्यादा आ रहा है, बट अगर आपको L1 L2 बराबर हो जाए तो क्या होगा, R1 R2 एंड L1 L2 बराबर होते तो सेम आ जाता ना, बताओ। यस सर। म्यूचुअल इंडक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है √L1 L2 के। तो अभी √L1 L2 ज्यादा है और इस केस में √L1 L2 के बिल्कुल बराबर आ गया म्यूचुअल इंडक्शन। रीजन भी कि जब हमने दोनों सोलोनॉइड की रेडियस और दोनों सोलोनॉइड की लेंथ बराबर कर दी तो जितना एक से फ्लक्स बना उतना दूसरे से पूरा लिंक हुआ। अभी क्या हो रहा है कि बड़ी सोलोनॉइड में देखो ये कुछ एरिया है जो छोटी सोलोनॉइड से क्रॉस नहीं हो रहा है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, ये छोटी सोलोनॉइड से क्रॉस नहीं होगी। जितना फ्लक्स बनाया है बड़ी सोलोनॉइड ने, जितना टोटल फ्लक्स बना दी बड़ी सोलोनॉइड, उसका कुछ हिस्सा अभी छोटी से पास नहीं हो रहा है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन इस वजह से कम आ रहा है। लेकिन जब फ्लक्स लिंकेज अच्छे से हो गई, जब अपन ने ये चीज कर दी कि दोनों की रेडियस बराबर ले ली, लेंथ भी बराबर ले ली, इससे क्या हो गया, फ्लक्स लिंकेज अच्छे से हो गया। दिस विल क्रिएट अ गुड फ्लक्स लिंकेज, गुड फ्लक्स लिंकेज। जितना बड़ी सोलोनॉइड फ्लक्स बनाएगी उतना छोटे से अच्छे से लिंक होगा। जब फ्लक्स लिंकेज अच्छी कर रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन बराबर हो रहा है √L1 L2 के, और पहले फ्लक्स लिंकेज अच्छी नहीं थी इसलिए √L1 L2 से छोटा आ गया है। तो हम डिफाइन करते हैं, इसलिए हम डिफाइन कर देते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन इज सम k टाइम √L1 L2। म्यूचुअल इंडक्शन की जो वैल्यू आती है ना, वो दो सिस्टम जिनका सेल्फ इंडक्शन L1 L2 है, उस L1 L2 का प्रोडक्ट के रूप के प्रोपोर्शनल आता है, बीच में कांस्टेंट आता है k। इस k को कहा जाता है फ्लक्स लिंकेज कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज। k की वैल्यू 1 होती है
जीरो होती है फॉर बैड फ्लक्स लिंकेज, या जीरो बैड या नन फ्लक्स लिंकेज, कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं हुई तो जीरो, और के की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर गुड फ्लक्स लिंकेज, गुड या कंप्लीट लिंकेज। तो ये एक तरह से हमने रिलेशन पढ़ा है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। क्या पढ़ लिया हमने? रिलेशन इन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। कभी कभी है ना हमको पूछ लेते हैं कि दो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या रिलेशन है। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज k टाइम रूट L1 L2 where L1 L2 आर सेल्फ इंडक्शन। दो सिस्टम का सेल्फ इंडक्शन अगर हमें पता है तो उनका म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकते हैं हम, प्रोवाइडेड हमें उनकी फ्लक्स लिंकेज पता हो। क्वेश्चन में बोल दिया कि देयर इज अ वेरी गुड फ्लक्स लिंकेज, तो k1 ले लेना, तो m की वैल्यू आ जाएगी रूट L1 L2, ठीक है। या 50% फ्लक्स लिंकेज है तो k की वैल्यू 0.5 ले लेना। समझ आ रहा है ये रिलेशन? यस सर। बताइए। वेरी गुड। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में काफी चीजें पढ़ी है ना। म्यूचुअल इंडक्शन के निकाला भी हमने कुछ सिचुएशंस में, तो आप देख लीजिए अच्छे से, क्या सारी चीजें क्लियर है आपको अच्छे से? कहीं भी कुछ भी समस्या हो तो बताइए। नो सर। तो अपना म्यूचुअल इंडक्शन में हमें इतनी चीजें समझना थी फिलहाल के लिए। अभी अपन अब आगे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चीज समझते हैं एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन अपना ईएमआई का एक पार्ट बचा हुआ है, एलसी ऑसिलेशन। तो फटाफट वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान चीज है, हमने एफिशिएंट पढ़ा हुआ है तो हमें एलसी ऑसिलेशन बहुत आसान लगेगा। एफिशिएंट अगर आता हो तो एलसी ऑसिलेशन बहुत आसान लगेगा। आई होप कि सबको एफिशिएंट की चीजें याद है। सर हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर ये अभी आपने बताया था कि जो बड़ा सोलेनोइड है उसके अंदर एक छोटा सोलेनोइड रखा है। अगर हाँ। ऐसा करें कि छोटे सोलेनोइड को आगे रखे थोड़ा, तो दोनों टर्मिनल पे अलग अलग म्यूचुअल इंडक्शन आएगा क्या? छोटे सोलेनॉइड को थोड़ा सा आगे ले लो, बाहर ले लो, मतलब एक तरह से, हाँ सर। तो फ्लक्स लिंकेज खराब हो जाएगा ना। छोटी सोलेनॉइड की कुछ ही टर्न से फ्लक्स अच्छे से लिंक होगा, बाकी टर्न से फ्लक्स लिंक नहीं होगा ना अच्छे से, है ना। यस एक बड़ी सर। सोलेनॉइड है और छोटी सोलेनॉइड थोड़ा उसके बाहर है, थोड़ा अंदर है, तो जो बाहर टर्न्स होंगे वहां से फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छा नहीं, अच्छे से पास नहीं होगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, तो फ्लक्स लिंकेज खराब हो गई तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, के जीरो के आसपास कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, 10-20% टाइप कुछ हो जाएगा, समझे? यस सर। यस सर। आगे समस्या अपन, तो अब हमको समझना था एलसी ऑसिलेशन। ध्यान से समझिएगा बच्चे। मान लो मेरे पास एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर था, और मैंने इनसे एक सर्किट बना दिया एक्सटर्नल, इंडक्टर और कैपेसिटर को आपस में जोड़ दिया, है ना। सर्किट समझ में आ रहा है क्या? क्या बनाया मैंने? कैपेसिटर को ले लिया, इंडक्टर को ले लिया, और मान लेते हैं कि कैपेसिटर चार्ज था, कैपेसिटर चार्ज था, एक चार्ज कैपेसिटर को मैंने इंडक्टर से जोड़ा। कितना चार्ज था? लेट चार्ज Q था, कैपिटल Q उसमें चार्ज था, या Q नॉट बोलते थे, Q नॉट चार्ज। वो T0 पे सर्किट को स्विच ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। ये सिचुएशन है, सिचुएशन समझ में क्या कर रहे हैं अपन? यस सर। है ना। Yes, sir. अच्छा, ये मैंने जो दिया ना आपको कि कैपेसिटर चार्ज था, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में हो सकता है कि कैपेसिटर अनचार्ज दे दे और इंडक्टर में करंट था ऐसा बता दे। अभी मैं मान रहा हूं कि इंडक्टर में करंट नहीं है, नो करंट इन इंडक्टर, ऐसा मान रहा हूं। शुरू में t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर में करंट लिखा है, सब मान के चल रहा हूं, और कैपेसिटर में चार्ज है मान के चल रहा हूं। ये बदल भी सकता है, ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिया जा सकता है आपको, तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो सोच समझ के आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। चलो फिलहाल मैंने माना है कि इंडक्टर में कोई करंट नहीं था और कैपेसिटर चार्ज। अब थोड़ी देर बाद सर्किट स्विच ऑन करा, थोड़ी देर बाद देखते हैं, लेट एट टाइम t
हमें अब थोड़ी देर बाद लिखेंगे तो नहीं पता कि कैपेसिटर में चार्ज कितना है और इंडक्टर में करंट कितना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो मान लेते हैं कि इस समय कैपेसिटर का चार्ज बदल चुका है, यहाँ +2 वहाँ -2 है, पहले इधर प्लस इधर माइनस था, तो फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि जिधर प्लस है अभी भी वहाँ प्लस ही है, और सर्किट में कुछ करंट है मान के चलते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आई करंट था, कोई समस्या मान तो सकते हैं ना अपन, कुछ एज्यूम तो कर सकता हूँ ना मैं करंट को चार्ज को, यस सर। ठीक है। अच्छा, जब मैंने करंट अज्यूम करा है तो करंट और चार्ज में रिलेशन भी होगा। देखो देखो जो करंट है ये कैपेसिटर से बाहर निकल रहा है और ऐसे आ रहा है, तो ये जो करंट है तो कैपेसिटर के चार्ज को कम करेगा ना। आप इस करंट को क्या लिख सकते हो, -d2/dt लिख सकते हो क्या, बताओ। जो करंट है इसकी डायरेक्शन देखो, ये कैपेसिटर से निकल रहा है, तो कैपेसिटर के चार्ज को कम करेगा ना ये, यस सर। तो करंट और चार्ज का रिलेशन दिख रहा है हमको, ठीक है। अच्छा, केवीएल लगा सकता हूँ मैं, तो हमें केवीएल आती है तो केवीएल लगा लेते हैं। चलो कैपेसिटर को क्रॉस करते हैं, बाय केवीएल क्या लिखूं, बोलते जाओ। यहाँ से क्रॉस करूंगा तो क्या लिखूंगा, बताओ, AC। +q/c। फिर इंडक्टर को क्रॉस करूं तो क्या लिखूं, -LdI/dt। -L/di/dt इक्वल टू क्या कर दूं, जी। देखो ये माइनस Yes. तक उधर लेके चलते हैं, इधर अच्छा नहीं लगा, तो L/di/dt इक्वल टू क्या हो गया, q/c। ये L भी डिवाइड में नहीं दो। अच्छा, I dq/dt था ना, I था -dq/dt, तो I का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये होगा क्या, है ना, तो बताओ समझ में आया कि नहीं, बताइए। यस सर। यस सर। Yes, क्या करंट था -dq/dt, तो करंट को डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो -d2q/dt तो आएगा ना। यस सर। चलो तो ये उठा के रख देते हैं अपन, नाउ ये उठा के रख दिया हम लोग, ये L को वहां डिवाइड में भेज दो, तो इधर हो गया di/dt which is -d2q/dt2 इक्वल टू, और ये माइनस का अच्छा नहीं लगता, उधर ले जाता हूं मैं, -1/LC into q, तो ये इक्वेशन आएगी। yes sir। यस सर। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, क्या इस इक्वेशन को देखकर आपको कुछ कुछ होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2। सेकंड डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत बढ़िया, मैथ्स पढ़ लिया मतलब आपने। और कुछ एसएचएम जैसी दिख रही है। एसएचएम की इक्वेशन है, बिल्कुल सही। इन एसएचएम हमने पढ़ा था कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो आता था -ω² टाइम डिस्प्लेसमेंट, कुछ याद आया, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद माइनस साइन, ये ऐसा ही तो लग रहा है। तो Yes, इसका sir. सॉल्यूशन क्या आता यस था, सर। इसका सॉल्यूशन क्या आता था, ω² इक्वल हो जाएगा सर 1/LC। बहुत बढ़िया। तो हमें समझ में आ गया कि ओमेगा स्क्वायर 1/LC के इक्वल है या ओमेगा रूट 1/√LC है। और क्या समझ में आया, चार्ज की इक्वेशन क्या आना चाहिए फिर, Q0 sin omega t plus phi। a sin ओमेगा t प्लस फाइव, है ना। तो यहाँ चार्ज सर्किट का एसएचएम जैसा करेगा, सर्किट में चार्ज है वो एसएचएम जैसा करेगा, सर्किट में चार्ज का ऑसिलेशन होंगे, इसलिए तो अपने नाम दिया था एलसी ऑसिलेशन। एल और सी के सर्किट में चार्ज का ऑसिलेशन चलते हैं, ऑसिलेट होता रहता है, जैसे एसएचएम में ऑसिलेशन होता है ना वैसे ही, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन जो है इसमें मुझे ए नहीं पता है, फाई नहीं पता है, ये कैसे निकालते हैं एसएचएम में, बताओ एसएचएम में इन्हें कैसे निकालते थे लोग, एसएचएम में इन्हें कैसे निकालते थे, तो सर्कल का रेडियस के बराबर एम्पलीट्यूड लेते थे। अरे वो तो तुम फेजर से रिलेट कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ एसएचएम में इसे कैसे निकालते थे, फेज
फेजर से सर, फेजर टाइप। है ना, फेजर से। एसिटिमेट हम निकालते थे फेजर से नहीं, गलत कह दिया, सॉरी, फेजर से नहीं निकालते थे, इनिशियल कंडीशन से, एम्पलीट्यूड एंड फाई इनिशियल कंडीशन से निकालते थे। एम्पलीट्यूड एंड फाई कैन बी reduced using initial condition। इनिशियल कंडीशन से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, इनिशियल कंडीशन से नहीं निकाल सकते। देखो सर्किट में अभी जो मैंने माना था, मैंने जो क्वेश्चन में माना था, ठीक है, क्या माना था, पहले जो केस था उसमें हमने क्या माना था कि t0 पर करंट कितना है, चार्ज कितना है बताओ, क्यू नॉट। Q0। चार्ज को Q0 माना था, करंट को 0 माना था ना। यस सर। चलो चार्ज की इक्वेशन ये है, इसमें t को 0 डालो तो क्या आ जाएगा, a sin phi इक्वल टू Q0। करंट 0 है, इसको डिफरेंशिएट करके करंट आता है ना, I कैसे आता है, माइनस dq/dt। इसका माइनस dq/dt को डिफरेंशिएट कर दो, sin का डिफरेंशिएशन cos और माइनस लगा लेना, तो माइनस a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, ये करंट की इक्वेशन आ गई। इसमें डालो t को 0 तो करंट मिलना चाहिए 0। बोलो क्या लिखूं, ये ओमेगा cos फाई 0 लिखना चाहिए ना मुझको। यस सर। यस सर। बताओ a ओमेगा तो 0 होगा नहीं, ये cos फाई 0 होना चाहिए, cos फाई 0 होगा तो फाई क्या होना चाहिए, 90 डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए। π/2। ये समझ में आ रहा है, उसकी पाई की वैल्यू 90 होनी चाहिए या 3π/2। यस सर। अरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़े लिखे बच्चे हो, दो सॉल्यूशन आ सकते हैं ना इसके, तो Yes, sir. 3π/2 360 के बीच में दो सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके, 0 से 360 में, तो ये दो सॉल्यूशन। चलो यहाँ अगर π/2 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, क्यू नॉट। और अगर 3π/2 रखूंगा तो ये क्या आएगा, माइनस Q0। अरे एम्पलीट्यूड नेगेटिव चाहते हैं क्या अपन, नो सर। नहीं, तो 3π/2 को क्या करूं मैं, हटा रहा हूं, क्यों हटा रहा हूं, एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा सर। मुझे नीचे एम्पलीट्यूड नेगेटिव, तो लेट्स पाई इक्वल टू π/2, तो उससे a समझ में आ गया Q0। चलो a मिल गया और फाई मिल गया, दोनों यहाँ रखो, तो इक्वेशन आ गई चार्ज की और करंट की, ठीक है। यस सर। अब इस सर्किट में चार्ज और करंट तुम्हें इक्वेशन मिल गई, तो तुमसे जो भी पूछा जाए बता सकते हो आप, किसी समय पे चार्ज कितना है, किसी समय पे करंट कितना है, जब चार्ज मैक्सिमम है तो करंट क्या होगा, जब करंट मैक्सिमम है तो चार्ज क्या होगा, चार्ज मैक्सिमम का आधा है तो करंट कितना होगा, जब करंट मैक्सिमम का आधा है तो चार्ज कितना होगा, जो भी फलाना ढिमका जो भी पूछा जाए कर सकते हो। यस सर। ठीक है, चलिए हम इसमें एनर्जी जरूर निकाल लेते हैं ना, एनर्जी के बारे में काफी पूछा जाता है, एनर्जी निकाल। बताओ सर्किट में कैपेसिटर चार्ज है तो कैपेसिटर में एनर्जी होती है क्या, यस सर, हाफ CV स्क्वायर। हाफ सी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2सी स्क्वायर बाय 2c। इक्वेशन बनाना इससे रखो, तो क्यू स्क्वायर बाय 2सी, ये क्यू की इक्वेशन थी, इसका स्क्वायर बाय 2सी कर देना, चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी आएगी। इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है, हाफ Li²। दोनों की एनर्जी निकाल सकते हो। अब दोनों की एनर्जी में देखो चार्ज और करंट का स्क्वायर हो रहा है, यस सर। तो स्क्वायर करेंगे तो इनके स्क्वायर के ग्राफ बनेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन cos 2 थीटा में कन्वर्ट करते हैं, तो डबल हो जाएगा, तो डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन होगा उनका, है ना। यस सर। ये याद आ रहा है कि साइन स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर को अपन cos 2 थीटा में कन्वर्ट करते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी डबल, यस फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, तो एनर्जी ऑसिलेट विद डबल फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, एनर्जी डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है। अच्छा एनर्जी का सम करके देखो, दोनों की एनर्जी का सम करके देखो क्या है,
करिए एनर्जी का, टोटल एनर्जी निकालना। ये टोटल एनर्जी क्या है? कैपेसिटी एनर्जी लिखो ऊपर, Q स्क्वायर बाय 2C, तो 1 बाय Q, A की वैल्यू सेम का जो भी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2C इनटू sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, हाफ L स्क्वायर करो तो हाफ L I स्क्वायर, I स्क्वायर की रीजन तो A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होता है 1 बाय LC, वो चाहो तो लिख दो 1 बाय LC स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। अगर आप ध्यान दे तो आपको दिख रहा है देखो यहाँ से L से L कट रहा है, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर बाय 2c है, ऊपर भी a स्क्वायर बाय 2c है। देखो जरा कैपेसिटर की एनर्जी में भी a स्क्वायर बाय 2c है, इंडक्टर की एनर्जी में भी हाफ a स्क्वायर बाय c है। दिखा क्या? दिख रहा है क्या आपको ये? जोड़ो उनको, आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरी आवाज आ रही तक आप तक आ रही थी नहीं? यस Yes, सर आ रही है। sir. तो जवाब दो ना, मैं वो जो पूछ रहा हूँ बताओ, दिख रहा है क्या आपको एनर्जी में दोनों में जो आगे कांस्टेंट है सेम दिख रहा है, a स्क्वायर बाय 2c दोनों तरफ आ रहा है, दिखा आपको a स्क्वायर बाय 2c? यस सर। अब इनका एडिशन करो, सम करो, क्या आ जाएगा? A square by A स्क्वायर बाय 2C। sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा और cos थीटा तो cos थीटा बन जाएगा। तो जो भी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2c ये आपकी टोटल एनर्जी। तो सर्किट की टोटल एनर्जी देखो कंजर्व है, कांस्टेंट है, ये थोड़ी बदल रही है, ठीक है आपको? यस सर। कांस्टेंट है, समय के साथ बदल ही नहीं रही है। तो एम्पलीट्यूड निकालने का आपको आसान तरीका भी मिल गया है, सिस्टम की टोटल एनर्जी a स्क्वायर बाय 2c होती है, इससे भी आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, चार्ज कितना मैक्सिमम होगा वो निकाल सकते हो, समझे? जब भी आपको क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन कुछ बदल दे, अभी जो मैंने इनिशियल कंडीशन दी थी उसमें करंट भी था और चार्ज था, आपको जरूरी नहीं कि ऐसी इनिशियल कंडीशन दी जाएगी, बदल भी सकते, हो सकता है कि दोनों चीज दे दे, कैपेसिटर में चार्ज भी है, इंडक्टर में करंट भी। आपको चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए बस ये लॉजिक लगाओ, टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल टू चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स t, जो भी मैक्सिमम चार्ज है उसका स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स, इससे आप मैक्सिमम चार्ज जल्दी से निकाल सकते हो। समझ में आई क्या बात? सर चार्ज का स्क्वायर क्यों, वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है ना? हाँ ये एम्पलीट्यूड किसका है? ये चार्ज तो है, चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू तो है ये क्या था यहाँ पे? Q नॉट। अरे वो तो बाद में क्यों नॉट आएगा, पहले ये क्या लिखा था? ये तो चार्ज की इक्वेशन है ना, देख इसकी इक्वेशन है ये। यस सर, चार्ज ऑसिलेशन करता है सिस्टम। हाँ तो चार्ज की क्या है ये? चार्ज का एम्पलीट्यूड मतलब चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो होती है, तो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है, यस सर। ठीक है? चलो, तो आपको सर्किट में मैक्सिमम चार्ज निकालना है तो उसका तरीका बताया मैंने आपको, और मैक्सिमम करंट निकालना है तो ये रखते हैं, मैक्सिमम करंट a ओमेगा होता है, मैक्सिमम करंट a ओमेगा होता है, दिख रहा है? यस सर। हाँ यस सर। मैक्सिमम चार्ज निकालना है, मैक्सिमम चार्ज लिख देता हूँ यहाँ पे, मैक्स चार्ज जब भी निकालना तो 2c इनटू टोटल एनर्जी कर देना। टोटल एनर्जी होता है इंडक्टर की भी एनर्जी, कैपेसिटर की भी एनर्जी, जो भी सर्किट में शुरू में एनर्जी वो जोड़ देना, टोटल एनर्जी जो भी है वो इनटू 2c मैक्सिमम चार्ज दे देगा। अच्छा रूट लेना पड़ेगा, रूट ये प्लस आए, और मैक्सिमम करंट के लिए क्या करोगे? ये ओमेगा, वो होगा मैक्सिमम चार्ज इनटू ओमेगा। ओमेगा कैसे निकालोगे? ओमेगा कैसे निकालेंगे? 1 बाय 1 अपॉन रूट टाइम सी। ओमेगा निकालने के लिए एल और सी चाहिए, तो एल और सी पता चल जाएगा तो ओमेगा पता चल जाएगा, ठीक है? अब आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, आपको मैक्सिमम चार्ज दे दिया, मैक्सिमम करंट दे दिया तो ओमेगा पूछ लिया, मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम करंट का रेशियो देखो ओमेगा आता है ना? तो मतलब ये पूरी थ्योरी अपनी जो थी वो अपन देख चुके हैं इस ऑसिलेशन की, अब बस इस पे जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं इन पे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो क्या एलसी ऑसिलेशन समझ में आया आपको? यस सर। ओके बच्चों, वेरी गुड। है ना, अभी मैंने एक चीज नहीं करी है, मैंने देखो चार्ज का ग्राफ नहीं बनाया आपको और करंट का मैंने ग्राफ बना के नहीं दिया। तो बताओ, अगर आप चार्ज का ग्राफ पूछ तो आपके तो आप बना सकते हो क्या? यस सर। यस सर। है ना, ये देखो ये अपन को चार्ज की पूरी इक्वेशन मिल तो गई थी। ये फाई हमको पता चल गया था कि 90 है, फाई को 90 डाल दो तो ये एक क्यू नॉट था, तो ये क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 मतलब cos 90 cos ओमेगा टी हो जाएगा। तो चार्ज की इक्वेशन cos वाली बना देना, आप ग्राफ बना देना उसका। ठीक है, मुझे लगता है कि आप वो कर सकते हो। छोड़ दो आप पे। यस सर। ओके, तो चलो अपना ये ईएमआई का ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। मैंने अभी वो नहीं पढ़ाया आपको, ट्रांसफॉर्मर को अपन एसी के साथ पढ़ेंगे। अभी हम, और ट्रांसफॉर्मर वैसे बहुत सिंपल चीज भी होती है, तो आप खुद भी एक बार देख सकते हो। हम लोग एसी के साथ में पढ़ेंगे। हम अब स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। क्यों? क्योंकि आपके जेईई मेंस की तारीख बहुत पास में आ रही है और मॉडर्न फिजिक्स ऐसा टॉपिक है जिस पे हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं और सिंपल टॉपिक भी है, छोटा टॉपिक भी है। तो सिंपल छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन आते रहते हैं 2-3, तो आप कह रहे हैं कि मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं आपको, इसलिए हम पहले मॉडर्न कर लेंगे। ठीक है, चलो। यस सर। हाँ, तो अपना एसी चैप्टर बचा है, वो भी ज्यादा लेक्चर का नहीं है, लेकिन पहले मॉडर्न करेंगे फिर एसी कर लेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा क्या मॉडर्न जल्दी हो जाएगा, एंड में एसी हो जाए, एंड एसी में ज्यादा समय लगेगा नहीं, वो भी 2 लेक्चर 3 लेक्चर का ही टॉपिक है एसी, पर 3 लेक्चर में मॉडर्न थोड़ा करके फिर अपन देखेंगे। ठीक है, चलो तो आपको Yes, sir. नेक्स्ट चीज पढ़ना है मॉडर्न। मॉडर्न में हम स्टार्ट करेंगे बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़कर आइएगा। उसके बाद पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपने केमिस्ट्री में काफी कुछ पढ़ा हुआ है। तो केमिस्ट्री में जो पढ़ा है उतना ही काफी है, फिजिक्स में कुछ भी एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। तो केमिस्ट्री वाला पूरा रिकैप कर लो, उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना मेरे से, है ना। वो अपन थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि वो आपको आता है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, वो शायद केमिस्ट्री में नहीं हुआ हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और एक्सरे, ये चीज अपना ऑर्डर रही। ठीक है, यस सर। चलिए बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।